हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस विद अखिल में। और अब मेरे पास आ चुका है क्लास 10 साइंस आरबीएससी का पेपर, जिसको मैं एनालाइज कर चुका हूँ। पेपर काफ़ी सही था, इजी था, मॉडरेट पेपर था। जैसा हर साल का पैटर्न फॉलो हो रहा है लगभग वैसा ही था, जिसके बेसिस पे मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को एनालाइज करके, पेपर्स को एनालाइज करके कल शाम को 7 बजे एक वीडियो डाली थी, जिसमें अगर आप मैच करके देखेंगे तो मोस्ट ऑफ 70 to 85% क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे, टॉपिक्स बताए थे, उसमें से इस पेपर में दे रखा है। आप मैच करके देख सकते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी थी उनको पता है कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। तो अब अपन इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में जिन्होंने इस साल 10th बोर्ड का एग्जाम दिया है। तो मैं यहाँ पे आंसर्स लिखूंगा, क्वेश्चंस यहाँ से पढ़ूंगा मैं, है ना, पेपर में से, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था इसको मैनेज करने के लिए, मैं भी किसी और काम में बिजी था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, पहले एमसीक्यूज दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट शुगर लेवल इन ब्लड। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करती है? तो इसका आंसर है पैंक्रियाज, ऑप्शन नंबर डी। नंबर फर्स्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट का 1 ए का ऑप्शन नंबर डी आंसर है, और पैंक्रियाज, पैंक्रियाज इसका सही आंसर है। पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन विच ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन। तो देखो, बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, लीशमेनिया में होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी पर लीशमेनिया दे रखा है, तो सेकंड वाले में ऑप्शन नंबर बी लीशमेनिया। ठीक है, लीशमेनिया ब्लैक फीवर, काला आजार, बीमारी फैलाता है। अगला क्वेश्चन रखा था, ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, वेयर दिस रिएक्शन टेक प्लेस। ये जो प्रोसेस होती है पाइरूवेट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट करने की, रिएक्शन कहां पे होती है? तो रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ऑप्शन नंबर बी। तीसरे में ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी लिख रहा हूं और बोल भी रहा हूं, है ना बेटा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में केवल एक पेरेंट होता है, इसीलिए उसको अलैंगिक जनन बोलते हैं। और एक दे रखा है ऑप्शन नंबर ए पे, तो ए यानी कि 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ मेजर रोल इन द फूड चेन एज। जो आहार श्रृंखला है उसमें सूक्ष्म जीवों की भूमिका डिकम्पोज करने के काम में आते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो डिकम्पोजर्स के तौर पे। और डिकम्पोजर ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है, डिकम्पोजर्स यानी कि अपमार्जक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फूड चेन इज कॉल्ड, यानी पीड़कनाशी की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स बाय अ प्रिज्म। एक प्रिज्म जब डिवाइड करता है तो उसको देखो डिस्पर्जन बोलते हैं, स्कैटरिंग नहीं करना है ना, डिस्पर्जन बोलते हैं। और डिस्पर्जन ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, 7 में ऑप्शन नंबर ए डिस्पर्जन। ठीक है भाई, डिस्पर्जन इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगले पे चलते हैं अपन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो 8 नंबर है उसमें है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और ये सी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन डबलिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स द वैल्यू ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज ए 3 ohm एंड बी 7 ohm, the corresponding value of A and B will be respectively। अगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो भौतिक राशियां हैं जिनमें A जो है वो 3 ohm है, यानी कि A जो है वो रेजिस्टेंस है, और जो B है वो 7 × 10⁻⁵ ओम मीटर यानी कि B रेसिस्टिविटी है, के मान चालकों की लंबाई दुगनी करने पर, यानी कि अगर
लेंथ को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, तो क्या होंगे, तो देखो लेंथ को करने पर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा क्योंकि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो ए है वो 6 ओम हो जाएगा, जबकि जो बी है वो कितनी दे रखी है, 7 × 10⁻⁵ ओम मीटर, सेम रहेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, ठीक है। एम्पियर ऑप्शन नंबर दे रखा है सी, एम्पियर किसके नाम पे, एंड्रयू मैरी एम्पियर के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट, आउटसाइड होती है नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड होती है साउथ टू नॉर्थ, तो 11 नंबर में बी, साउथ टू नॉर्थ राइट आंसर है इसका। अगला है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के लिए सही, यानी कि करेक्ट फॉर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, देखो फोर्स से दिखाई दे रहा है यहाँ पे थंब को, ठीक है, मिडिल फिंगर को दिखाई दे रहा है करंट से, सही है, और फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड से, तो ऑल डी। इसका आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा, ऑल, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसका सही आंसर है, ए नंबर, ACAO। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, उपरोक्त अभिक्रिया में संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ Fe, कल भी बोला था मैंने कोएफिशिएंट ऑफ Fe, तो देखो Fe प्लस H2O इक्वल Fe3O4 प्लस H2, बैलेंस करेंगे तो 3Fe प्लस 4H2O इक्वल Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है, ऐसे करके आएगा। तो इसमें Fe का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, तो अगले क्वेश्चन में Fe का कोएफिशिएंट कितने नंबर पे दे रखा है, सी नंबर पे 3 होगा। अगला, करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम, तो देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, जो तुम्हारे में दे रखी है, तो इसमें से मैग्नीशियम के बाद जिंक और फिर आयरन, तो बी नंबर इसका सही आंसर है। अच्छा, बीच में एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा मेटल कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, तो सोडियम इसका राइट आंसर है, ए सोडियम, Na है ना। और ये क्या बोल रहा था मैं, इसमें बी नंबर होगा, कौन सा वाला है, MgZn और Fe, MgZn और Fe, ये इसका राइट आंसर है। अगले पे चलते हैं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिलता है, उसका सिंबल क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप का जो सिंबल है, अच्छा इधर की साइड लगेगा, उसका सिंबल क्या होता है, C के साथ डबल बॉन्ड से O जुड़ा होगा और सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा होगा, ठीक है। तो ए नंबर पर जो दिखाई दे रहा है ये ए नंबर पर है ना। इसके बाद MCQs का लास्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है और ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है 1। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें सबसे पहला दे रखा है ऑल दोज प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कलेक्टिवली परफॉर्म मेंटेनेंस फंक्शन आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेंटेन करने काम में आते हैं उन प्रोसेस को अपन बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। दूसरे का फर्स्ट जो है इसका आएगा लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम, दूसरे के दूसरे में आएगा। अमीबा सराउंड द फूड पार्टिकल्स बाय फिंगर लाइक एक्सटेंशंस एंड फ्यूज ओवर फॉर्मिंग, अमीबा स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, उसको कवर करता है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, और फूड वैक्यूल में उसको क्या कर लेता है, उसको कवर कर लेता है। तो फ्यूज ओवर फॉर्मिंग फूड वैक्यूल बना के उसको कवर कर लेता है, ठीक है। स्यूडोपोडिया वाला स्ट्रक्चर जो मेन हो गया, स्यूडोपोडिया वाला, इनको अंग्लिनोवा प्रवर्ध बोल रहे हैं यहाँ पे, और कवर किस चीज से करता है, तो फूड वैक्यूल से उसको कवर करता है, वैक्यूल के अंदर उसको कवर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ऑफ स्प्रिंग रिमेन सेम, देखो ऑफ स्प्रिंग के अंदर जैसे पेरेंट के अंदर जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही ऑफ स्प्रिंग के अंदर होते हैं। अगर गैमेट बोलता कि गैमेट के अंदर तो गैमेट के अंदर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा बीच में एक क्वेश्चन रह गया,
द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पोस्टुलेटेड बाय मेंडल, किसने पोस्टुलेट किए थे? मेंडल ने पोस्टुलेट किए थे, मेंडल। और यहां पे क्या आएगा? सेम। अगला क्वेश्चन है, वी एक्सपीरियंसेस पेन एंड इरिटेशन फ्रॉम अ नेटल स्टिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड की वजह से क्या होता है? ये होता है, अरे ये मैं क्वेश्चन कैसे छोड़ रहा हूं बीच बीच में। 5 नंबर में इधर लिखता हूं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में है कि फॉर्मूला ऑफ एनाइन ऑब्टेन्ड ऑन द डिसोसिएशन ऑफ HCl इन एक्वस सॉल्यूशन। HCl को जब पानी में घोलते हैं तो कौन सा एनाइन निकलता है? एनाइन मतलब ऋणायन, ऋणायन होता है भैया Cl माइनस। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं एक एक वर्ड या एक एक लाइन वालों पे। क्वेश्चन नंबर 3 पहला दे रखा है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। तो मेडुला इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तीसरे के पहले में आएगा मेडुला, मेडुला, मेडुला। हाँ भाई, अगला है, विच हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन कौन प्रमोट करता है? तो साइटोकाइनिन जो है वो प्लांट के अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, साइटोकाइनिन, है ना। अगला है, राइट द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट ट्रेड्स। 2 ट्रेड्स काय में होते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस में। डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटाइप रेशियो लिखना है 9:3:3:1, 9:3:3:1। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच कैरेक्टर अपीयर्स इन F1 जनरेशन व्हेन अ क्रॉस इज डन बिटवीन अ टॉल एंड अ शॉर्ट प्लांट। टॉल और शॉर्ट प्लांट में जब क्रॉस होता है तो टॉलनेस दिखाई देती है। F1 जनरेशन में कौन सा दिखाई देता है? टॉलनेस। F1 जनरेशन में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई ओजोन लेयर इज नेसेसरी इन एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर का काम होता है यूवी रेज को एब्जॉर्ब करना। 5th नंबर है, टू एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, टू एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अगला क्वेश्चन है, डेफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो देखो, स्फेरिकल मिरर जैसे मान लो ये है, जिस स्फीयर का ये पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसी को मिरर का क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। द सेंटर ऑफ स्फीयर विच इज द पार्ट, सेंटर ऑफ स्फीयर विच इट इज पार्ट ऑफ, यानी कि जो मिरर जिसका पार्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। डेफाइन द पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर, लेंस की पावर क्या होती है? द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट। लाइट की रेज को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? लेंस की पावर बोलते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? जब सोलेनॉइड में या किसी करंट, जैसे सोलेनॉइड हो गई या फिर कोई कंडक्टर वायर हो गया, उसमें अपन करंट पास करते हैं तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। वैसे सोलेनॉइड के अंदर जब सॉफ्ट आयरन वगैरह की रॉड डाल देते हैं तब अपन करंट पास करेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। What is the function of a fuse in electrical circuit? इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूज का क्या काम होता है? जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको खराब होने से क्या करता है? बचाता है। जब करंट हाई होता है तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को खराब होने से बचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? 10 नंबर क्वेश्चन है। देखो, Zn मतलब जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इक्वल ZnSO4 प्लस H2, और इक्वेशन ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 11 नंबर, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इक्वल X प्लस H2O। 11 नंबर, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इक्वल X प्लस H2O। देखो, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है CO2 से क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका कलर कैसा होता है? मिल्की वाइट। इसका अपन को क्या लिखना था? फॉर्मूला लिखना है, तो CaCO3 लिखेंगे केवल। राइट द नेम ऑफ मोस्ट डक्टाइल मेटल। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है। सेक्शन बी पे चलते हैं ओपन, और सेक्शन बी को मैं साथ के साथ आंसर्स बोल के आपको कराते चलूंगा। ठीक है, मैच करते रहेंगे। एक सेकंड जरा मैं चेक कर लूं, ब्लर तो नहीं कर रहा।
ठीक है, दिख तो नहीं रहा है ब्लर करते हुए, क्योंकि मैं अकेला रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसमें पता नहीं चलता है इतना। खैर स्क्रीन ऑफ है। चलो क्वेश्चन नंबर, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन। डाइजेशन में सलाइवा का कंप्लीट रोल बताना है। तो सलाइवा के अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स के मतलब 3 चीजें होती हैं, इनमें एंजाइम्स है। नंबर फर्स्ट तुम्हारा एमाइलेज हो गया, सलाइवरी एमाइलेज जिसको अपन बोलते हैं। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या काम करता है? सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करता है। नंबर बी लाइसोजाइम, लाइसोजाइम हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या करता है? किल करता है, किल बैक्टीरिया। ठीक है। नंबर 3 लाइसोजाइम के अलावा म्यूसिन हो गया, और म्यूसिन क्या काम करता है? फूड को ग्रीजी बनाता है ताकि फूड आगे इजीली जा सके। ये काम करते हैं ये एंजाइम्स। तो सलाइवा ये काम करती है फूड के लिए। अगला है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट। प्लांट के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो प्लांट के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए प्लांट हार्मोन्स निकलते हैं जिनके बनने की जगह अलग होती। सिंथेसिस, द प्लेस ऑफ सिंथेसिस डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्शन। जहां पर जरूरत है वो प्लेस अलग होता है, वहां पर डिफ्यूजन के थ्रू ये पहुंचते हैं। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को क्या करते हैं? रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। एक एग्जाम्पल दे देना था जिसका, जैसे कि मान लो मूवमेंट वाला कोई एग्जांपल दे दो जिसमें ऑक्सिन हार्मोन निकलता है जो ग्रोथ करता है, या कोई भी एक एग्जांपल इसका दे सकते हैं अपन यहाँ पे रेफरेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ 2 ऑर्गन्स फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अपन को फंक्शन। पहला हो गया मान लो यूटेरस। यूटेरस एक इन्वर्टेड पियर शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बेबी के डेवलपमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। ओवरी हो गया, ओवरी के 2 काम होते हैं, तो ओवम का फॉर्मेशन करना या ओवम का सेक्रेशन, ओवम का निकालना, प्रोडक्शन करना। दूसरी चीज जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं उनको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोई से भी 2 लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 है द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। एक्सप्लेन। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल ही क्यों होता है? क्योंकि देखो एनर्जी आती है सन से, सनलाइट से, उसको प्रोड्यूसर लेते हैं, प्रोड्यूसर से फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ऐसे करके एनर्जी जाती है। जब ये एनर्जी आगे जा रही होती है तो पहले एनर्जी का सोर्स लिमिटेड है, हमारे पास एक ही सोर्स है सन, जहां से एनर्जी आती है। अपन डायरेक्ट एनर्जी को ले नहीं सकते तो प्लांट लेते हैं, फिर प्लांट के थ्रू हमारे पास आती है। अब हमारी एनर्जी को प्लांट तो ले नहीं सकता कि प्लांट एनिमल को खाए, तो एनर्जी हमेशा एक साइड ही जाती है इसीलिए। ठीक है, तो एनर्जी का फ्लो इसीलिए यूनिडायरेक्शनल होता है क्योंकि जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पर? प्रोड्यूसर पे ही डिपेंडेंट होते हैं एनर्जी के लिए। अगला, राइट 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के 2 यूज लिखने हैं। तो कॉनकेव मिरर एक तो व्हीकल्स में हेडलाइट में यूज होता है लाइट को कन्वर्ज करने के लिए, दूसरी सोलर फर्नेस में लाइट को कन्वर्ज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई आर द डेंजर सिग्नल्स रेड इन कलर। डेंजर सिग्नल्स और साइंस जो कलर में है रेड क्यों होते हैं? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड कलर डिस्पर्स या स्कैटर नहीं होता है। रेड कलर जब जाता है तो जो पार्टिकल्स हैं उसको बहुत लीस्ट स्कैटर कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो डेंजर सिग्नल्स हैं वो कैसे बने होते हैं? रेड कलर के बने होते हैं। मेक सिंबल्स ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। प्लग की ओपन वाली बनानी है बेटा, तो ओपन वाली का सिंबल ये है। ठीक है, अगर क्लोज होती तो क्लोज वाली का सिंबल ये होता। दूसरा पूछ रहा है रियोस्टेट, तो रियोस्टेट का सिंबल एक तो है ये वाला जिसमें ऐसे करके ऐसे है, और दूसरा सिंबल है ये वाला जिसमें ऐसे करके ये है। तो ये दोनों में से कोई सा भी बना सकते हो। अगला है इन व्हाट ऑर्डर आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूजुअली कनेक्टेड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड व्हाई? एक्सप्लेन। घरों में विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं। और पैरेलल में क्यों जोड़े जाते हैं उसके मैं 2 रीजन बता देता हूं। पहली चीज, पैरेलल में करंट जिसको जितना चाहिए उतना ही पहुंचता है। दूसरी चीज, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये 2 मेन रीजन है जिनकी वजह से पैरेलल सर्किट में जोड़े जाते हैं। तीसरा और रीजन कि अगर पैरेलल में कोई एक डिवाइस खराब होगा तो वही डिवाइस खराब होगा, बाकी किसी पर असर नहीं पड़ेगा। जबकि सीरीज में अगर एक खराब होगा तो पूरे सारे काम करना बंद कर देंगे। Why zinc sulfide is connected
सॉरी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, राइट रीजन। जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जिंक सल्फाइड जो सल्फाइड हो रहा है, पहले इसका क्या किया जाता है, रोस्टिंग करी जाती है जिससे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। अब किया क्यों? क्योंकि ऑक्साइड को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा के उसका रिडक्शन करवा दो कार्बन के साथ में, जैसे ZnO ऑक्साइड का क्या करवा देते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन करवाने के बाद अपन को क्या मिल जाता है, मेटल मिल जाता है। ऑक्साइड का रिडक्शन करवा के इजीली मेटल को अपन ले सकते हैं, इसीलिए इसका रिडक्शन करवाया जाता है, सॉरी इसीलिए इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करवाया जाता है। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है अपन को, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब है कि एक नाइट्रोजन और दो नाइट्रोजन, ये हमारे पास N और ये हमारे पास N। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ती है और दो इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये बच गए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन है, why is vegetative propagation practiced for growing some type of plants? Write two examples also। पहले तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया क्यों जाता है कुछ प्लांट्स को, तो सीडलेस वैरायटी एंड ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड्स ग्रो नहीं करते हैं उनको ग्रो करने के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाया जाता है, उनके किसी बॉडी के सेल या फिर टिश्यू के पार्ट से। दो एग्जाम्पल भी देने हैं, तो शुगर कैन को अपन स्टेम से ग्रो करवाते हैं, बनाना भी ग्रो करवाया जा सकता है, ठीक है। जो रोज है, रोज को अपन स्टेम से ग्रो करा सकते हैं। ब्रायोफिल्म का क्या करवाते हैं, ब्रायोफिल्म तो नेचुरली होता है, ये टिश्यू कल्चर की बात कर रहा है, क्योंकि जनरली अपन टिश्यू कल्चर की अगर बात करें तो ब्रायोफिल्म में लीव्स के थ्रू होता है, ठीक है, ऐसे। और मैं क्वेश्चन दे रखा है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो देखो राइजोबियम में स्पोर फॉर्मेशन का अपन एग्जाम्पल देके इसको कर सकते हैं। और बेनिफिटेड कैसे रहेगा ये, क्योंकि स्पोर्स एक बार में नंबर्स में ज्यादा होते हैं। जब स्पोर नंबर में ज्यादा हैं तो सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी भी कैसी होती है, फिर ज्यादा होती है। स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में बंद रहती है, स्पोरेंजियम फेवरेबल कंडीशन में खुल जाती है। हवा के साथ लाइट वेट होता है तो हवा के साथ ज्यादा डिस्टेंस तक ये ट्रेवल कर सकते हैं, इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म क्या रहता है, बेनिफिटेड रहता है, क्योंकि एक बार में नंबर ज्यादा निकलता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 800 वॉट, ठीक है। रेफ्रिजरेटर की जो पावर दे दी वो कितनी दे दी, 800 वॉट। और 800 वॉट का मतलब हो गया 0.8 किलो वॉट, ठीक है। ये एक दिन में 4 घंटे के लिए 4 आवर्स पर डे, ठीक है। तो टाइम दे दिया हमारे पास में 4 आवर्स पर डे। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। देखो भाई सेप्टेम्बर जो है उसमें 30 डेज होते हैं, तो सेप्टेम्बर के लिए इसकी कॉस्ट अपन को निकालनी है 2 रुपीज़ पर केजी से, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है KWH वाला, तो 0.8 इंटू 4 इंटू 30, ठीक है। और 2 रुपीज़ पर किलोवाट आवर के हिसाब से इसकी निकालनी है अपन को, तो 3.2 इंटू 30 और इंटू 2, तो 60 इंटू 2, ये सॉल्व कर लेना भाई इसको, है ना, आंसर आ जाएगा। कितने नंबर का ही 3 मार्क्स का दे रखा है ना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द अमीटर रीडिंग इन गिवन सर्किट। अमीटर रीडिंग का मतलब है कि अपन को करंट निकालना है। अमीटर काय को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, तो अपन को क्या निकालना है, करंट निकालना है। मैं सर्किट बना देता हूं, ये मीटर बन रहा है हमारे पास में, ये लग रही है तुम्हारी बैटरी, ये 8 वोल्ट का लग रहा है ना मीटर, यानी कि आई इसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। ठीक है भाई, ये जो है ये 1 का है, ये वाला 2 का है, और ये तीनों 3 ओम के हैं ना। ये 3 ओम के हैं तो पैरेलल हैं। देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 और 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3, ठीक है। ये 1/r इक्वल आ रहा है, ठीक है। 1/r इक्वल
तो R इक्वल भी 3/3 ही होगा। कितना आ रहा है ये 1 ओम। इसका पूरे का आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस 1 ओम। 1 + 1 + 2 ये तीनों सीरीज में है, तो 1 + 1 + 2 इक्वल 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया। V दे रखा है 8 वोल्ट, I इक्वल्स टू आता है V/R। V दे रखा है 8, R दे रखा है 4, कितना आएगा 2 एम्पियर। करंट कितना आएगा मीटर में रीडिंग कितनी आएगी 2 एम्पियर की रीडिंग आएगी। अगला क्वेश्चन है Pb + CuCl2 = X + Cu। X क्या होगा ये नाम भी बताना है और फॉर्मूला भी बताना है, दोनों चीजें बतानी है, 2 नंबर के हैं, ठीक है। Pb + CuCl2 इक्वल क्या बनेगा, Pb के पास में 2+ होता है, Cl के पास में माइनस, तो PbCl2 + Cu, यहाँ पे Cu कौन सा है 2+ वाला ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया PbCl2 और इसका नाम होगा लेड क्लोराइड। नाम क्या है इसका, लेड क्लोराइड, ठीक है बेटा। Why are decomposition reaction called the opposite reaction of combination reaction? डिकम्पोजिशन को कॉम्बिनेशन अपोजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस या एक रिएक्टेंट डिवाइड होता है और प्रोडक्ट बनाता है एक से ज्यादा, जबकि कॉम्बिनेशन में 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में एनर्जी देनी पड़ती है, कॉम्बिनेशन में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए उल्टा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रिएक्शन दे रखी है भैया फोटोसिंथेसिस की, और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में X पूछ रहा है। जो X है वो ग्लूकोज है। इक्वेशन क्या होती है, 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये इक्वेशन होती है। तो X इसकी जगह पे दे रखा है, तो X का फॉर्मूला होगा C6H12O6 प्लस X का जो नेम है वो होगा ग्लूकोज, ये भी पूछ रहा है। और अगला क्वेश्चन दे दिया, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट कार्बन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो जो Y है, जो इलेक्ट्रोड दे रखा है कि हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पे है, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो नेगेटिव पे निकलती है, इसका आंसर है कैथोड। तो हाइड्रोजन गैस किस पे निकलती है, कैथोड पे। इलेक्ट्रोड का नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन, विच चेंज इन कार्बन एटम विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ C4- anion। कार्बन के पास 4 नेगेटिव कब आएगा, जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, ठीक है। तो विच चेंज का मतलब क्या है, व्हेन कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन मोर देन इट हैव C4- आयन, यानी कार्बन एनायन कब बनाएगा, जब 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बाई गेनिंग 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो पहले 6 हैं, अब कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, है ना। जो सेकंड नंबर दे रखा है उसमें नाम लिखने हैं कंपाउंड्स के। तो एक कंपाउंड दे रखा है 1 2 3 कार्बन, इधर Cl दे रखा है, बाकी सारे में H लगी हुई है। तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब प्रोप, और प्रोप मतलब सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, तो एन और प्रोपेन तो ये हो गया। और क्या दिख रहा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का प्रेफिक्स बचता है इस वाले ग्रुप का, हेलोजन का, तो क्लोरो प्रोपेन इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। दूसरा वाला दे रखा है 1 2 3 डबल बॉन्ड से O, देखो 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोप, ये भी प्रोप वाला ही दे रखा है, प्रोप। अब ये इसको छोड़ो, सिंगल बॉन्ड से है तो एन, डबल बॉन्ड से O जुड़ रहा है, एसीटोन कीटोन का है, वैसे इसका नाम दूसरा एसीटोन ही है, ठीक है। कीटोन का है तो कीटोन का ओन बचता है, तो प्रोपेनोन, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोन, और कॉमन नेम इसका क्या है, एसीटोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंटली जो रिएक्शन बताई थी, अगले क्वेश्चन में दे रखा है एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लैंग्वेज इसमें लिख रहा है कि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ओनली केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो CH3 जो है एथेनोइक एसिड रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, CH3COOH एथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। भाई एसिड है, मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, तो CH3COONA, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ में वाटर निकलता है। दूसरी चीज दे रखी है जिसमें इक्वेशन लिखने अपन को, जो एथेनॉल है उसको ऑक्सीडाइज किया गया है K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, तो
H3CH2OH लिख लो या C2H5OH लिख लो, इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है CH3COOH। जो एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल, हाँ, एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ये इक्वेशन लिखनी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है एथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, CH3COOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ ट्रीट करना है। देखो सिंपल सा है, एसिड और बेस क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, तो CH3COONA प्लस H2O। ये 3 इक्वेशन करनी थी, एकदम सिंपल सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और नीचे वाले में दे रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इन दोनों में से किसी का डायग्राम बनाना था, 2 नंबर का दे रखा है। ऊपर वाले में दे रखा है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे अंदर लगभग 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। इसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में इनको विली बोलते हैं, जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, नीचे वाले में दे रखा है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ह्यूमन लंग्स क्या काम करते हैं, तो ह्यूमन लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलीज मिलता है। ठीक है, लगभग 15 करोड़ के आसपास क्या मिलती हैं, एल्वियोलीज मिलती हैं एक लंग में। ठीक है, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। ये कैपिलरी से जुड़ी रहती हैं, जहां से एल्वियोलीज से एयर का एक्सचेंज डायरेक्टली ब्लड में कैपिलरीज के थ्रू होता है। ठीक है, ये तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस का, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, दूसरी चीज राइट बोथ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऊपर वाले में रिफ्लेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के लॉज अपन को बताने हैं। पहली, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा लॉ है एंगल आई इक्वल एंगल आर, एंगल आई इक्वल एंगल आर। ये रिफ्लेक्शन के लॉ है। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। कॉन्वेक्स मिरर से बनाना है। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये P, ये F और ये C इन्फिनिटी पे है। लाइट की रे को ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। लाइट की रे डाइवर्ज कर दी इसने। डाइवर्ज करने के बाद जब अपन इनको पीछे की साइड में बढ़ाएंगे तो जिस पॉइंट पे मिलेंगे वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है और हाईली डायमेनाइज्ड। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में देखा राइट द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला हो गया। स्नेल का अपवर्तन का नियम, राइट द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस sin I upon sin R equal constant. The ratio of sin angle of incidence to the sin angle of refraction is always constant. Glass slab से आता है। Draw the ray diagram for image formation with convex lens when object is placed at infinity. कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का दे दिया है, तो कॉन्वेक्स लेंस से देख लेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास में। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। प्रिंसिपल, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो लाइट की रेज कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। पैरेलल आने के बाद में दूसरी साइड निकलेंगी तो कहाँ से काटेंगी, फोकस से। मैंने थोड़ा आगे बना दिया है। फोकस से काटेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। ये इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड और साथ में हाईली डायमेनाइज्ड होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल मिलाने के प्रभाव को समझाइए। लैंग्वेज लिखनी है इसमें। व्हेन वाटर इज एडेड टू पीओपी, मैं इक्वेशन भी लिख देता हूं क्योंकि अगले क्वेश्चन में इक्वेशन भी बोल रहा है। व्हेन वाटर इज एडेड टू पीओपी इट फॉर्म्स जिप्सम। क्या बना लेता है ये, जिप्सम बना लेता है। CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O इक्वल CaSO4 डॉट 2 H2O। जिप्सम बना लेता है और हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है। नीचे वाले में बोल रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट एंड वॉशिंग सोडा ऑन द बेसिस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन देम। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। तो कॉपर सल्फेट
CuSO4.5H2O और Na2CO3.10H2O। क्या बताना है अपन को कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टल वाटर होते हैं, इसका कलर ब्लू होता है। Na2CO3 और 10H2 इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टल वाटर होते हैं। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा है। ये कब बनता है? जब Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टल वाटर मिला दिए जाते हैं। ये धोने के काम में आता है ना। अगला क्वेश्चन नीचे दे रखा है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हीटिंग द क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट ऑन देयर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कलर ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसके निम्नलिखित गुणों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। क्रिस्टलाइन जल, देखो जब इसको अपन गर्म करेंगे, जब इसको अपन हीट करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन क्या हो जाएगा, इसमें से गायब हो जाएगा। ठीक है, जब ये गायब हो जाएगा इसमें से तो क्या बचेगा, केवल CuSO4। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। कलर ऑफ क्रिस्टल्स, इसका जो क्रिस्टल का कलर होगा वो उसका क्या होगा, तो पहले ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। ठीक है, जब इसके क्रिस्टल्स बनेंगे तो वो लाइट ब्लू क्रिस्टल्स बनेंगे एकदम, क्योंकि इसका जो कलर है वो कई की वजह से, क्रिस्टल्स ऑफ वाटर के क्रिस्टल्स की वजह से। जब वही नहीं रहेंगे तो इसका कलर भी कैसा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। ये होता है आपका पेपर समाप्त। आशा करता हूं आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जिनके नंबर 90+ आ रहे हैं या जितने भी आ रहे हैं वो कमेंट करके बता दो मुझे फटाफट से कि कितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं। राधे राधे, थैंक यू सो मच।